तमाम बड़ी खबरों के साथ सुपरफास्ट 100 में हम हाजिर हैं। मैं हूं आचल राणा। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बीजेपी विधायक संगीत सिंह सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर वारंट जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। मैं कहीं भागा नहीं फिर रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, कोई क्रिमिनल नहीं हूं। और अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो उसके लिए मैं भुगतने को तैयार हूं। और गुनाह नहीं किया है तो सरकार की गलत नीति के कारण अगर मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में कोर्ट ने 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है। बीजेपी विधायक कुंवर भारतेंदु, बीजेपी नेता उमेश मलिक, सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा, बीएसपी सांसद कादिर राणा और विधायक मौलाना जमील अहमद के अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद सईदुज्जमा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, प्रवक्ता राकेश टिकैत और बीजेपी नेता साध्वी प्राची आर्य के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन में नाम उछलने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए यूपी के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आजम ने अपने कॉल रिकॉर्ड की जांच की भी चुनौती दी। किसी गुनहगार को छुड़वाने के लिए हम सोच ही नहीं सकते, ये हमारा चरित्र ही नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाना बेहतर समझेंगे। आजम खान ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सफेद झूठ भी करार दिया है। हमारे नाम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सफेद 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 और 1000 करोड़ बात सफेद झूठ है, सच से बिल्कुल परे है। हमारे नाम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सफेद 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 और 1000 करोड़ बात सफेद झूठ है, सच से बिल्कुल परे है। हमारे जीवन और हमारे चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। दरअसल एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर के पुलिस वालों ने स्वीकार किया था कि आजम खान के कहने पर ही हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा गया और इसके बाद ही माहौल बिगड़ा। मुजफ्फरनगर के दौरे पर जा रहे जामा मस्जिद के शाही इमाम को गाजियाबाद में ही रोक लिया गया है। जबरन रोके जाने के बाद अहमद बुखारी आजम खान पर जमकर बरसे। बुखारी ने कहा कि यूपी सरकार ऐसे मंत्री को कंधे पर उठाकर घूम रही है जिसके साथ 4 वोट भी नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार में शामिल एक अहम मंत्री ही इसमें शामिल हों और ये कोशिश कर रहे हों कि दंगा चलते रहे। मैंने खुद भी देखा, साफ उसमें कहा गया कि ये आदेश दिए गए कि जो हो रहा है होने दो। हिंसा प्रभावित मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य होने के साथ ही स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं। कर्फ्यू हटने के बाद छात्रा पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आसाराम की जमानत याचिका पर जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट में पीड़ित के 164 के बयान की कॉपी मांगी, जिसका सरकारी वकील ने विरोध किया और कहा कि अर्जी दाखिल कर बयान की कॉपी लेनी होगी। इसी को लेकर थोड़ी देर दोनों वकीलों के बीच बहस भी होती रही। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट में ही आज शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई है। शिवा आसाराम के बेहद करीबी माना जाता है। शिवा आसाराम यौन शोषण मामले में सह आरोपी है। आसाराम की छिंदवाड़ा आश्रम के संचालक शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई है। शिल्पी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है। उधर जोधपुर पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश के बारे में उसे पुख्ता जानकारी मिली है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसाराम के बेटे नारायण साई ने कहा है कि आसाराम पर लगे सारे आरोप बिल्कुल झूठे साबित होंगे। साल 2008 के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए नारायण साई ने कहा कि तंत्र मंत्र के आरोपों को खुद अदालत ने ही गलत माना था। 2008 में लगे आरोप निराधार सिद्ध हुए। ठीक उसी प्रकार ये भी जो आरोप है वो भी हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये भी बेबुनियाद निकले।
उधर आसाराम के आश्रमों पर गाज गिरनी जारी है। छिंदवाड़ा में आसाराम ने आश्रम के नाम पर 21 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है, जबकि खजरी आश्रम में कब्जाए गए 68 एकड़ जमीन को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के खरगांव में भी आसाराम के आश्रम पर गाज गिर सकती है। यहां पर कचहरी में सुनवाई के दौरान बड़गांव के लोगों ने आसाराम आश्रम पर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। राजस्थान के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगा है। मंत्री बाबूलाल नागर पर एक महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने रेप करने का आरोप लगाया। नागर के खिलाफ जयपुर के सोडना थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई है। उधर विधायक बाबूलाल नागर ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपने विरोधियों की साजिश करार दिया है। सारे इसके आरोप बेबुनियाद आरोप हैं और इनमें राजनीतिक षड्यंत्र से रहित होकर आरोप है ये और कुछ मेरे राजनीतिक जो विरोधी हैं वो मेरे को राजनीतिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ऐसा वो करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बलात्कार के मामले में फंसे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी डेयरी और ग्रामोद्योग राज्यमंत्री बाबूलाल नागर के मामले में कहा है कि कानून अपना काम करेगा। राज्यमंत्री के इस्तीफे की बाबत सवाल करने पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित घर में मंगलवार को एक पार्टी के दौरान फायरिंग में 2 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। फायरिंग करने का आरोप कांग्रेस के ही विधायक कुंवर प्रणव पर है। चश्मदीदों का कहना है कि विधायक कुंवर प्रणव ने पार्टी के दौरान 6 राउंड फायरिंग की। दावत में मौजूद लोगों के मुताबिक गोली आपदा मंत्री यशपाल आर्या और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बीच से हवा को चीरती हुई निकल गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने कथित रूप से कांग्रेसी विधायक कुंवर प्रणव सिंह का नाम सामने आने के बावजूद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है। हरक सिंह रावत के घर पर बीती रात हुई फायरिंग की घटना को लेकर बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा अध्यक्ष से मिला। बीजेपी इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग कर रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये मांग मान ली है, साथ ही इस मामले की जांच का भी भरोसा दिलाया। बिहार सरकार ने सूबे के 38 में से 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इनमें राजधानी पटना भी शामिल है। कैबिनेट की आपात बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। जयपुर में आज से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रायल रन में मेट्रो मानसरोवर से श्यामनगर स्टेशन के आउटर तक जाएगी। लोगों के लिए भी मेट्रो ट्रेन देखने का खास इंतजाम किया गया है। मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद आत्मविश्वास से भरी बीजेपी अब यूपी में मोदी की चुनावी सभाओं की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों की माने तो नवरात्र के बाद मोदी यूपी में कुल 9 रैलियां कर सकते हैं। नक्सली कई राज्यों में जेल पर हमला करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने 9 नक्सल प्रभावित राज्यों का अलर्ट भेजा है। मंत्रालय ने उन जेलों के अंदर और बाहर सुरक्षा और कड़ी करने को कहा है जहां नक्सली नेता बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोयला आवंटन घोटाले से जुड़ी हुई सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टल गई है। अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2005 के बीच आवंटित किए गए 47 खदानों को आवंटित करने का ब्यौरा सौंपने के लिए सरकार से कहा है। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला 23 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। जगन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में कैद हैं। प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने देश में हाहाकार मचा दिया है। आसमान छूती प्याज की कीमतें एक बार फिर से जनता को रुलाने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 80 के पार पहुंच गया है। आने वाले त्योहारों में दाम और बढ़ने की आशंका है। प्याज की बढ़ती कीमतें देखते हुए चुनावी मौसम में दिल्ली सरकार फिर से सस्ता प्याज बेचने का उसने फैसला किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से 55 से 60 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है, जिसके लिए शहर में जगह जगह 900 से ज्यादा मोबाइल वैन लगाए गए हैं। हरियाणा के भिवानी में प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं पर दूसरी सब्जियों की कीमतें भी 3 रुपए तक बढ़ गई हैं। मजे की बात तो ये है कि सेब प्याज से आधे रेट पर मिल रहा है। यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको बाजार में काबुली प्याज मिलेगा। महंगाई को देखते हुए भारत में अफगानिस्तान से प्याज मंगाया जा रहा है। पाकिस्तान के रास्ते प्याज से लदे ट्रक अमृतसर पहुंच रहे हैं। मार्केट में अफगानी प्याज आने से उसकी कीमत 40 से 50 रुपए के बीच पहुंच जाएगी।
अहमदाबाद में गणेश पंडाल में भक्तों को प्रसाद के तौर पर प्याज बांटा जा रहा है। मणिनगर इलाके में इस पंडाल में गणपति की 11 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई है। आयोजकों के मुताबिक महंगाई को देखते हुए प्रसाद के तौर पर प्याज बांटने का फैसला लिया गया। प्याज ही नहीं, कई चीजों के दाम में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। प्याज जहां सबसे ज्यादा 245% महंगा हुआ है, तो वहीं सब्जियों की कीमतों में 78%, मोटे अनाज में 14%, चावल 20%, अंडा मीट मछली 18% और डीजल 28% तक महंगा हो गया। महंगाई की मार आपकी ज्वेलरी के शौक पर भी पड़ने वाली है। अब सोना भी महंगा होगा। सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अब ज्वेलरी पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यह कदम सोने की लगातार बढ़ रही मांग के चलते उठाया गया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर से एक बार बड़ा हादसा हुआ है। 0 पॉइंट के पास एक तेज स्कॉर्पियो गाड़ी पलटकर नीचे जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया। स्कॉर्पियो को क्रेन से निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी में बैठे लोगों को गाड़ी काट कर बाहर निकाला जा सका। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर आवाजाही भी ठप रही। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा ट्रक और बोलेरो की टक्कर के बाद हुआ। गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में मानव संसाधन मंत्री गीताश्री उरांव की स्कॉट गाड़ी ने एक बाइक सवार पुलिस के सिपाही और उसके बच्चे को टक्कर मार दी। इसमें 7 साल के बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और सिपाही की हालत गंभीर बनी है। घटना से नाराज लोगों ने सड़क खोदकर हंगामा कर दिया। गुड़गांव के सदर बाजार में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का बड़ा गुबार उठता देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में 2000 करोड़ का चिटफंड घोटाला सामने आया है। यहां की सूर्या चिटफंड कंपनी ने पैसे डबल और ट्रिपल करने के नाम पर 10 निवेशकों से लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश कराया और फरार हो गई। महाराष्ट्र पुलिस अब श्री सूर्या के संचालक समीर जोशी की तलाश में है। दरअसल इस कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया है। फरीदाबाद में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना भारत कॉलोनी की है, जहां उसके एक पहचान वाले ने पहले उसे फोन करके बुलाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर उसे गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो ये है कि गैंगरेप का आरोप 5 नाबालिग युवकों पर लगा है और ये सभी पीड़ित के पड़ोस में ही रहते हैं। कोडरमा के जयनगर में एक रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपी के परिजन और समाज वाले शादी का दबाव डाल रहे थे। इससे वो परेशान थी। 8 सितंबर को छात्रा के साथ रेप किया गया था। उधर यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस पर रेप की कोशिश के आरोपी को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। यहां पर एक नाबालिग से बलात्कार की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़की न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पुलिस उस पर समझौता करने का दबाव डालने लगी। गुड़गांव पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में उसके दोस्त प्रणिल शाह और रिदम गिरोत्रा के अलावा 2 सुरक्षा गार्डों सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 अनमोल के दोस्त हैं और 2 गार्ड हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी इलाके में हत्या कर दी गई थी। करीब 21 साल के एनआरआई अनमोल की मौत का राज बेहद चौंकाने वाला है। पहले अनमोल ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, फिर गार्ड ने काबू करने की उस पर कोशिश की और उसकी पिटाई कर डाली। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बदमाशों ने पूरे परिवार को चाकू मारकर जख्मी कर दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर पुलिस के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। गुड़गांव के बसई इलाके में मजार पर मत्था टेकने के लिए गई 28 साल की महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। महिला रेवाड़ी की रहने वाली है। 2 साल से वो अपने देवर के साथ रह रही थी। पुलिस ने देवर को हिरासत में ले लिया। फरीदाबाद के एक सिनेमा हॉल में पुलिस ने छापा मारकर करीब 1 दर्जन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। ये बच्चे फिल्म ग्रैंड मस्ती देख रहे थे। दरअसल इस फिल्म को A ग्रेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसकी वजह से नाबालिग बच्चों के इस फिल्म को देखने पर पाबंदी है।
गोरखपुर में जोर जबरदस्ती का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला के 3 महीने के मासूम को सड़क पर पटक कर मार डाला। घटना खोराबार थाना इलाके की है। चेन स्नेचिंग को लेकर इंदौर जोन की आईजी क्राइम आशा माथुर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। माथुर के मुताबिक महिलाओं के पहनावे के कारण गर्दन का हिस्सा पूरी तरह दिखाई देता है। इसी वजह से बदमाश चेन खींचने में कामयाब हो जाते हैं। झारखंड के जामताड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है। यूपी के मिर्जापुर में पत्रकारों को पुलिस की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। भर्ती को लेकर यहां एक कंपनी के अधिकारियों से बेरोजगार युवकों की नोकझोंक हो रही थी। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस वाले बदसलूकी करने लगे। यूपी के कुशीनगर में एक बाप ने अपनी बेटी को नहर में फेंककर मारने की कोशिश की। बेटी जन्म से ही विकलांग थी, जिसके चलते उसके बाप ने उसे नहर में फेंक दिया। नहर में डूब रही लड़की की चीखें सुनकर नौजवानों ने उसे बचा लिया। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमय बुखार से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बुखार से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुखार आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है। जिलों में अलर्ट जारी कर शासन से और अधिक चिकित्सा सहायता मांगी गई है। टीम वायरस का पता लगाने में जुटी है। यूपी के हमीरपुर में अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। यहां पर एक फौजी ने 12 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी। वाराणसी के बीएचयू में जहरीला खाना खाने से एनसीसी के 10 कैडेट बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि खाने में मरी हुई छिपकली गिर गई थी। इसी खाने को खाकर कैडेट बीमार पड़ गए। 2 को छोड़कर बाकी कैडेट्स को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया क्रॉप समिट में देश के कृषि मंत्री सहित देश के कई बड़े कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। यूपी के वाराणसी में विदेशी सैलानियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को आईना दिखाया। यहां गंगा के घाटों पर घूमने आए विदेशी सैलानियों ने जब यहां मलबा जमा देखा तो खुद सफाई करने जुट गए। इसका असर यह हुआ कि दूसरे स्थानीय लोग भी गंगा घाटों की सफाई करने लगे। जिला प्रशासन को आईना दिखाया। यहां गंगा के घाटों पर घूमने आए विदेशी सैलानियों ने जब यहां मलबा जमा देखा तो खुद सफाई करने जुट गए। इसका असर यह हुआ कि दूसरे स्थानीय लोग भी गंगा घाटों की सफाई करने लगे। लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन के 35 साल पूरे होने पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के सीएम प्रकाश सिंह बादल मौजूद रहे। लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन के ओर से सीएम ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार भूमिका निभाने वाली कई हस्तियों को पुरस्कृत भी किया। अब तक आपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब किताबों के लिए भी लोन मिलने लगा है। कानपुर में लगे पुस्तक मेले में 10,000 रुपए से ज्यादा की किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर में शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। यहां के एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर ने न होने की वजह से 10 कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने स्कूल को ये कंप्यूटर दिए। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके कहा है कि इस्लाम में बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है। देवबंद के मुफ्ती अरशद फारूकी के मुताबिक इस्लाम में इस बात का जिक्र है कि बच्चे की पहचान सिर्फ उसके बाप के नाम से हो। ऐसे में दूसरे की औलाद को गोद नहीं लिया जा सकता। लैपटॉप का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। नए रिसर्च से पता चला है कि अपनी थाइस पर लैपटॉप रखकर इस्तेमाल करने से उससे निकलने वाली गर्मी से लैपटॉप हाई सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। समय रहते इसे रोका ना गया तो इससे कैंसर तक हो सकता है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया जा रहा है। मुंबई में बप्पा के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समंदर किनारे भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। मुंबई के लाल बाग के राजा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारे गूंज रहे थे। अबीर और गुलाल उड़ाते भक्त बप्पा को विदा करने के लिए सड़कों पर नाचते गाजते दिखे। मुंबई के परेल इलाके में भी बप्पा के विसर्जन की धूम देखने को मिली। यहां सैकड़ों भक्तों का काफिला बप्पा को विदाई दे रहा है। वहीं पवई इलाके में भी गणपति की विदाई धूमधाम से की गई। भक्तों की सुविधा के लिए यहां पर लकड़ी की एक बोट बनाई गई है, जिस पर जाकर भक्त अपने गणपति को विदाई दे सकते हैं। मुंबई में बप्पा की विदाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस के साथ साथ आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, बीएसएफ की 98 कंपनियां लगाई गई हैं। मुंबई में विसर्जन के लिए 114 जगह बनाई गई है।
गणपति विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ी को विसर्जन स्थल तक लेकर ना जाएं। गणपति विसर्जन को देखते हुए 50 रोड्स बंद कर दी गई हैं। साथ ही 53 रोड्स को वन वे कर दिया गया है। 94 रोड्स पर पार्किंग जोन रखे गए हैं। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गिरगांव चौपाटी पर एक एडिशनल सीपी, 3 सीपी, 3 डीसीपी और 3 एसीपी और 60 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि गणपति यात्रा वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में किन्नरों ने धूमधाम से गणपति की विदाई की। यहां पर अमलनेर में किन्नर गजानन की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर दिखे। खबर क्रिकेट की। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की 30 सितंबर को बैठक होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले एक T20 और 7 वनडे की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 अक्टूबर को चेन्नई पहुंच रही है। भारत के दक्षिण अफ्रीका के प्रस्तावित दौरे पर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। इस पर अंतिम फैसला 29 सितंबर को चेन्नई में होने वाली सालाना बैठक में लिया जाएगा।